गाइस, मैं गीतांजलि सूरी नमस्ते राजस्थान से। स्वागत है आपका आज के शो में जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है का ये पहला एपिसोड लॉन्च हो रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है जोधपुर की नामी हस्ती डॉक्टर स्मिता शाह। स्वागत है स्मिता जी आज के शो में। जीना इसी का नाम है शो हम लोग लेकर आए हैं इस उम्मीद से कि हम लोग शारीरिक जो आपकी परेशानियां हैं लॉकडाउन की वजह से वो तो डॉक्टर्स लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो मानसिक परेशानियां हैं जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से किसी को डिप्रेशन का शिकार हुआ है, किसी को मेंटल स्ट्रेस हुआ है, किसी को कुछ परेशानी हुई, ये सारी परेशानियां, कुछ ऐसी परेशानियां जो आप लोग मन में रखते हैं, उस सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल किसी के साथ नहीं कर सकते हैं और आपके दिमाग में होता है कि जोधपुर में जो सक्सेसफुल वुमेन्स होती हैं, सक्सेसफुल जो बिजनेस लोग होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन लोगों की लाइफ में क्या कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए हम जानते हैं उनकी अनटोल्ड स्टोरी को। स्मिता शाह को जोधपुर में सब लोग जानते हैं, एक बहुत ही नामी सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। उसी के साथ साथ में ढेर सारी डिग्रियां इन्होंने हासिल की हैं। बहुत मोटिवेशन मिलती है इनके साथ में। मैं खुद पिछले 1.5 साल से मैम के साथ में वर्किंग कर रही हूँ एंड ट्रस्ट मी, जितनी ये बाहर से टफ, रिजिड और स्ट्रिक्ट दिखती हैं, उतनी ही मन से ये भोली एंड सॉफ्ट नेचर की हैं। सो स्मिता दी, सबसे पहले तो आपका फिर से स्वागत है आज के शो में। सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिंदगी को जीने की क्या कला होनी चाहिए? आप किस तरह से जीते हैं, किस तरह से आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी जो बिजनेस लाइफ है उसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली गॉन विद द विंड सुना है ना आपने, जैसी धारा होती है वैसे ही बहना चाहिए। जी जी। एक्चुअली हमारे लाइफ में प्रॉब्लम ये है कि हम धारा के विपरीत जाने लग गए हैं। अगर आप हर दिन खुशियां ढूंढे, हर दिन को जिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचने की जरूरत है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, क्या जीनी चाहिए। मैं हर पल जीती हूँ। मेरे पास आज है, मैं आज आपके साथ इंटरव्यू करी, आई एम एंजॉयिंग इट। और हर कोई अगर ये ऐसा करे तो मुझे लगता है हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज नो आर्ट ऑफ लिविंग। यस यस। मुझे याद है कि मेरी लास्ट आपके साथ जब बात हुई थी तो मुझे आपसे एक सीख मिली थी। वो बहुत लाइन मुझे अभी तक याद है कि जिंदगी में सबसे अनमोल दौलत क्या है? सबसे अनमोल दौलत है आपकी मन की शांति। आई थिंक सबसे बड़ी दौलत है, और ये जो सबसे बड़ी दौलत है उसे पाने के लिए हम सब लोग कोशिश करते हैं। मैं चाहूंगी आपसे सुनना कि किस तरह से आप मन की शांति जो है वो आप लेकर आती हैं, बिकॉज आपके ऊपर भी दुनिया भर का स्ट्रेस होता है। लॉकडाउन में आपका बुटीक है एंड नो डाउट लॉकडाउन में आपका भी बुटीक लॉक रहा होगा, बिजनेस लॉसेस सबको हुए होंगे। तो इस लॉसेस को आपने कैसे फेस किया? प्लीज थोड़ा बताइए। एक्चुअली ये तो एक बुटीक आपको एक दिख रहा है, ऐसे हमारे पास 9 है ऑल ओवर इंडिया। वी हैव 9 फ्रेंचाइज आउटलेट्स इन इंडिया। यस। तो जब हमने ब्रांड आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था, उस टाइम हम नहीं डरे, तो अब तो ये लॉकडाउन ही है। तो जब अब तो हमारे पास, चलो एक बार फिर हम 0 में आ भी गए, लेकिन जब उठेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी है इस बार। पहले जब हम उठे थे हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो हर चीज में अगर आप सोचे, अगर पॉजिटिव पॉइंट ढूंढे उसमें, तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। मुझे लगता है ठीक है, लॉकडाउन है, महामारी है, पूरी दुनिया में परेशानियां हैं, एटलीस्ट हमारे पास ये चांस है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। आज हम खुश होके कम से कम अच्छे पल लोगों के साथ बिता पा रहे हैं। बिजनेस का क्या है, बिजनेस फिर बढ़ जाएगा, फिर 0 पे आएंगे, फिर उठेंगे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपका। समरअप करके मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे बड़ा गुरु आपकी ठोकर ही होती है, आपकी हार, और आपका जो आपके सामने जो परेशानियां आए उसको आपने किस तरह से झेला है, वही आपका सबसे बड़ा, वही सबसे अच्छा एजुकेशन होता है आपका। कितने भी स्कूल्स में जाए, आपने जितनी गलतियां की उससे सीखा है, वही आपकी ग्रेजुएशन है। राइट। तो आप सिर्फ बुटीक है आपका, या उसके अलावा भी, जैसे मैंने सुना है आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, आप मेंटल हेल्थ कोच भी हैं, और आई थिंक आपने PhD भी कर रखी है। तो क्या बुटीक से पहले कोई और करियर था आपका? वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा। यस। ओके। और मैं विप्रो, प्रूडेंशियल यूके जैसी कंपनीज में मैंने काम किया हुआ है। अच्छा। डार्ट कंप्यूटर्स की मैं जनरल मैनेजर रह चुकी हूँ।
और शादी करने के बाद जब जोधपुर आई तब मैंने पीएचडी की है अपनी। और पीएचडी के बाद मैंने जेएनयू, आपके जेएनयू में मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काफी साल पढ़ाया है। और ये 5 साल पहले मैंने अपनी ब्रांड स्टार्ट की थी एसएस लैब। और हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में थे, हमने कभी अपना रिटेल नहीं किया। उस टाइम पे हम होलसेलर्स थे। तो हमने फ्रेंचाइज मॉडल बनाया और ऑल ओवर इंडिया में 8 आउटलेट्स दिए अपने फ्रेंचाइज बांटे। और फिर इसके बाद 8 के बाद ये 9वां आउटलेट हमने यहाँ पे अपना फैक्ट्री आउटलेट डाला था। तो इसको हमने रिटेल दिया, रिटेल ग्रुप दिया और रिटेल में कूदे हम। लॉकडाउन आ गया तो ये एकदम से लेक्चररशिप से इस बुटीक में कैसे कन्वर्ट हुआ आपका करियर? लाइक एकदम से क्या पैशन है या कोई और रीजन? नहीं, एक्चुअली मेरे स्टूडेंट ने मेरे पूछा था, मैम इतना मैनेजमेंट पढ़ाते हो, इतना बिजनेस पढ़ाते हो, कभी बिजनेस किया है आपने? क्योंकि बिजनेस करना और पढ़ाना बहुत इजी है, करना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं वो मुझे बात छुप गई कि शायद मैं ज्यादा ही पढ़ा रही हूँ और शायद मैंने कुछ किया नहीं है लाइफ में। तो बच्चे उतने कन्विंस नहीं है मेरी बातों से। अच्छा। तो फिर मैंने बोला नहीं, अब कुछ स्टार्ट किया जाए, इट्स टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। फिर हमने इंडिया का सबसे पहला लॉयर वेयर हाउस खोला जहाँ पे सारे वकीलों के कपड़े मिलते थे और हम ही मैन्युफैक्चरिंग करते थे। आई थिंक आपके हस्बैंड भी लॉयर हैं। यस, एब्सोल्युटली। इसीलिए मैंने लॉयर वेयर हाउस चुना। मुझे लगा मुझे कस्टमर्स बहुत इजीली मिल जाएंगे उनके थ्रू तो वो बहुत अच्छा हिट रहा। उसके बाद हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। उसके बाद हम जीन्स बनाने लग गए, शर्ट्स, मेन कलेक्शन पहले बनाते थे, लेडीज कलेक्शन फिर हमने 1 साल बाद लेडीज कलेक्शन स्टार्ट किया और इस तरह से कारवा बढ़ता गया। आपके हस्बैंड भी आई थिंक इसी प्रोफेशन में है आपके साथ में, एसएस फैब कंपनी? हाँ, जैसे मैंने अपने प्रोफेशन छोड़ के मैंने एसएस फैब ज्वाइन किया, ऐसे उन्होंने भी अपना लॉ छोड़ के मुझे ज्वाइन किया। मींस यू आर लाइफ पार्टनर एज वेल एज बिजनेस पार्टनर। हाँ। तो कैसा आपको लगता है एक बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आप क्या मैनेज कर पाते हो? नहीं, मजाक में कहूंगी इट्स टू मच टाइम हम लोग एक साथ स्पेंड करते हैं, वो डिफिकल्ट पार्ट है बिकॉज वो कभी बाहर जाते थे फिर आते थे, तो यू फील कनेक्शन। अभी ऐसा होता है वो 24 आवर्स वी आर टुगेदर, राइट। बट कंफर्टेबल जोन रहता है बिकॉज आपको पता है कि आपके साथ जो पार्टनर है उसका भी सेम इंटरेस्ट है जो मेरा है, तो आप ज्यादा ग्रो करते हो। मुझे हमेशा लगता है कि अगर लाइफ पार्टनर्स बिजनेस पार्टनर्स होते हैं तो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग बोलते हैं कि जब आप बिजनेस पार्टनर भी बन जाते हैं साथ में, तो आप एक बिजनेस पार्टनर बन के रह जाते हैं या पेरेंट्स बन के रह जाते हैं, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बहुत कम हो जाता है या उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो क्या ये सच है या आपके साथ में भी ऐसा होता है? मुझे एक बात बताओ, किसी भी लाइफ पार्टनर को 10 साल बाद पूछो क्या वो लाइफ पार्टनर रह जाता है? नहीं उसकी भी सेम स्टोरी होती है बिकॉज हम फिर एक आदत में आ जाते हैं, हम एक दूसरे की आदत हो जाते हैं। हम ना ही बिजनेस पार्टनर होते हैं ना रोमांटिक पार्टनर होते हैं, हम सिर्फ लाइफ जीते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो जाती है, दूसरे की आदतें। तो वो सेम बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप जैसे घर में आपके बच्चे भी हैं, आपकी फादर इन लॉ भी हैं, और जितना मैं आपको जानती हूँ आई थिंक आपकी मदर इन लॉ नहीं सास बिना ससुराल, सिंगल वुमेन हु इज हैंडलिंग होल फैमिली एंड प्लस योर कंपनी आल्सो। तो कैसे बैलेंस करती है आप इसको? बिकॉज कई हमने लोगों को देखा है या तो वो सिर्फ बिजनेस में सक्सीड हो सकते हैं या फिर वो सिर्फ अपनी फैमिली में सक्सीड हो सकते हैं, लेकिन दोनों को एक लेवल में लेकर चलना इज वेरी बिग टास्क। आप कैसे मैनेज करती हैं इसको? इसके लिए तो हमारे जो स्पीशीज है, हम लोग औरत, वो फैक्टर है क्योंकि हम लोग मल्टीटास्कर होते हैं तो एक आदमी से आप पूछेंगे तो फिर वो कह सकता है कि डिफिकल्ट है बैलेंस करना, वर्क लाइफ बैलेंस उन्हीं के लिए बना है। हमारे लिए तो हमेशा से वर्क लाइफ बैलेंस था, हमारे लिए कुछ ऑप्शंस नहीं है। अगर हमें बाहर जाना है तो हमें घर भी देखना है, तो वो हमें पहले से ही पता है कि यही लाइफ है हमारी, तो वी आर क्वाइट प्रोन टू इट, वी नो दैट कि वी हैव टू डू इट। हमें हमारी प्रायोरिटीज हमेशा फैमिली भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, बट हमें बैलेंस करना है, तो हम वैसे भी बैलेंस करते हैं। पुरानी औरतें जो घर में रहती थी वो भी 50 काम एक साथ बैलेंस करती थी, तो ये तो फिर ठीक है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे हाउस होल्ड फैसिलिटीज होती हैं, वॉशिंग मशीन आ गई घर में, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। लेकिन जब हम मैनेज करते हैं तो कई मैंने केसेस ऐसे देखे हैं कि लाइक लेडीज बोलती हैं कि चाहे कितना ही हम आगे बढ़ लें लेकिन हमसे बेलन चूल्हा चाका हमसे नहीं छूटता है। अगर हस्बैंड भी ऑफिस से घर रात को लेट पहुंचा है और वाइफ भी ऑफिस से घर को रात लेट पहुंची है, लेकिन खाना बनाने की जिम्मेदारी उस वाइफ की होती है, वही खाना परोसती है, सुबह उठकर वो नाश्ता भी बनाती है, खाना भी बनाती है,
कि अभी भी कुछ प्रथाएं हैं जो कुछ फैमिलीज में चलती हैं और कुछ फैमिलीज में दोनों मिलकर करते हैं। आपकी लाइफ में क्या है ऐसा? मेरी लाइफ में वो दूसरा वाला Sorry, मैं आपसे personal questions पूछ नहीं रही नहीं, हूँ। दैट्स ओके। इनफैक्ट मेरे फैमिली में हम लोग सब मिलकर करते हैं। हाँ। मैं अकेले नहीं जाके घर में काम करती हूँ और ये चीजें हमको ही चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने देखा है अगर घर में हम पहुंचते हैं तो सबसे पहले औरत जाएगी किचन में, क्या बनाना है, तो आप खुद जाके एफर्ट लेते हो ना, तो फिर किसी को भी बुरा क्यों लगेगा अगर मेरे लिए कोई काम कर रहा है तो आप बोलिए कि चलिए मैं ये कर देती हूँ, आप ये काट दीजिए, सब्जी काट दीजिए, आप उनको टास्क दीजिए। अगर वो मना करते हैं तो वो बुरी बात है। अब उनको पता ही नहीं है क्या करना है किचन में जाके, आप टास्क बांटिए तो घर में आप बांटिए, आपके घर में वो ट्रेंड बन जाएगा। मीन्स बोलना सीखिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना सीखिए। कई लोग होते हैं मन से ही मान लेते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है और मेरा कोई साथ नहीं देता है, और वो गुस्से के अंदर आई थिंक वो काम सारा किए जाती है, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करती है कि मेरा हाथ बटाइए। तो ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपने दिया है कि अपना बात रखिए, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं इसके साथ में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि कुछ लेडीज बोलती हैं कि आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, पर कैसे नहीं आने दें? क्या ऐसा रास्ता है जिससे हम हमेशा पॉजिटिव सोचें या नेगेटिव सोचे ही नहीं? बिकॉज ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव थॉट्स तो आते हैं, बुरा सबको लगता है, रोते हैं, हंसते हैं, सब करते हैं। तो आपकी क्या राय है इसमें? मुझे तो लगता है कि नेचुरल रहना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं लग रही है। अगर आपको हंसना है तो आप हंसिए, अगर रोना है तो रोइए। अगर आप कुछ चीज दबाते हैं वहां से मेंटल प्रॉब्लम शुरू होती है आपकी। और ये मैंने कहा ना, हमारी सोसाइटी का ये अपने सेटअप है कि हम लड़के को रोने नहीं देते और लड़की को ढंग से हंसने नहीं देते। तो बिल्कुल सही है। तो लड़कियां हंस नहीं पाती हैं, लड़के रो नहीं पाते हैं, दोनों ही अपने एक्सप्रेशंस को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। हाँ। तो हमें तो आप ये निकालने दीजिए, जिसको जैसा फील हो रहा है उसको बोलने दीजिए। जहां हमें बोलने की आजादी होगी, अपने इमोशंस को बाहर निकालने की आजादी होगी, वहां पे मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजें नहीं होंगी। मीन्स आप दो किरदार नहीं निभाएं, जो है आप वही रहिए। कई लोग इज्जत के डर के मारे बाहर अपना कुछ और किरदार रखते हैं, वो जो कितने भी दुखी होते हैं लेकिन बाहर हम बहुत दौलतमंद है या ऐसा कुछ शो करके बाहर रहते हैं, लेकिन वो उन्हीं को शायद परेशानी देते हैं और यही शायद डिप्रेशन की परेशानी होती है। बिकॉज मेरे ख्याल से डिप्रेशन वहां से शुरू होता है जहां से डर शुरू होता है, जहां से नकली जिंदगी शुरू होती है। यस, जहां से नकली, एग्जैक्ट वर्ड आपने बोला है कि जहां से नकली जिंदगी शुरू होती है। अगर आप शुरू से ही ऐसे रहते कि भाई हमारे पास में तो उतना ही है, हम जिससे दाल रोटी खा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में भी शायद किसी को डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन कई लोगों ने बैंक लोन, EMI इतने ज्यादा ले रखे हैं और उसके मार्केट आपने इमेज अपनी बहुत पैसा भी बना रखी, लेकिन इंटरनली उनकी क्या वीकनेस है वो उन्हें पता है, और ये उन्होंने नकली जिंदगी जो क्रिएट की है समाज को दिखाने के लिए, वही उनके ऊपर हावी हो गई और शायद इसी वजह से उनको डिप्रेशन शुरू हुआ। और मुझे लगता है नकली जिंदगी एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर। आप देखिए, अपने यहाँ पहले टॉयलेट क्लीन करने के लिए 3 चीजें नहीं होती थी, डोमेक्स, ये हार्पिक, ये सब 50 चीजें नहीं होती थी, खर्चे ही नहीं थे लोगों के। आज हमने मार्केट, क्योंकि हमें वो सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, हमने 50 चीजें और लॉन्च कर दी और वो लाने का बोझ ले लिया अपने सर पे। अगर हम बहुत नॉर्मल रहें तो मुझे लगता है हमें ना लॉकडाउन का डर है, ना दाल रोटी खानी है और खुश रहना है, तो किस चीज का डर? सही है। अभी वो हो गया कि आमदनी अठनी खर्चा रुपये और अननेसेसरी खर्चे। हम 15,000 का मोबाइल खरीदने की हमारी क्षमता है, लेकिन हम आईफोन खरीदेंगे, EMI पे खरीदेंगे, बिकॉज वो हमारा सोशल स्टेटस बनाता है। तो आई थिंक यही उनको जो है डिप्रेशन के अंदर लेके जाता है। और लोग जानेंगे मेरे पास बहुत ही सिंपल फोन है। जो बच्चों के, मेरे यहाँ जो कस्टमर्स बच्चे आते हैं ना, उनके पास भी मुझसे ज्यादा अच्छा फोन है। इतने काम करती हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल फोन रखती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे उस पे पैसा खर्च कर रहा है। करेक्ट। तो ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आप अच्छी गाड़ी या अच्छा बंगलो या अच्छे मोबाइल से आपका सोशल स्टेटस हो सकता है। बिल्कुल। एक सवाल और कि डिप्रेशन जो वर्ड है, कई लोगों को पता है कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन कई लोग नहीं जानते इस डिप्रेशन के बारे में। तो एक तो मुझे ये समझाइए कि डिप्रेशन होता क्या है, एंड दूसरा हमारे समाज में स्पेशली जोधपुर के अंदर
कुछ लोग इस डिप्रेशन को मानते ही नहीं है। ये अगर उसकी फैमिली में कोई मेंबर डिप्रेशन का शिकार है, जो बंदा डिप्रेशन में है, उसकी हरकतें होती है कि वो उसको सुध-बुध नहीं होती है, उसको नहीं पता है कि उसको किस जगह क्या रिएक्ट करना है। या तो वो खूब रोएगा, या वो खूब हंसेगा, या वो चीजें तोड़ेगा, या उसका क्रोध इतना उसके ऊपर हावी हो जाएगा कि उसके कंट्रोल में ही नहीं होगा। लेकिन ये उसकी हरकतें उसकी फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पाते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये आदमी या ये औरत बहुत बुरी है। तो क्या रीजन है इस डिप्रेशन को कम करने के लिए? क्या वो खुद जिम्मेदार होगा या उसकी फैमिली मेंबर्स जिम्मेदार होंगे? अच्छा, पहले क्वेश्चन पे आती हूँ कि डिप्रेशन क्या है और कब समझे कि आप डिप्रेस्ड हैं। देखो, डिप्रेशन और कैजुअल सैडनेस, हर इंसान हमेशा खुश नहीं रहता है, हर दुखी पे रहता है। लेकिन आप दुखी रहे और अच्छा पल आए और आप फिर खुश हो जाएं तो आप डिप्रेस्ड नहीं हैं। ओके। अगर आपके पास अच्छे पल भी आ रहे हैं, आपके दोस्त भी आ रहे हैं, पार्टीज भी हो रही हैं, अच्छे पल भी आ रहे हैं, तो भी आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, तब आप डिप्रेस्ड हैं। तो पहले तो आप ये समझिए कि डिप्रेशन क्या है। आपको सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी आप सोच रहे हैं, अननेसेसरली आपको टेंशन हो रही है, अननेसेसरली आप दुखी ही बने हैं, तो आप समझिए आप डिप्रेस्ड हैं। सबसे अच्छा तरीका उस बंदे को नहीं पता है जो डिप्रेस्ड है कि वो डिप्रेस्ड है। इसके लिए हमें उसको ट्रेन करने से ज्यादा उसके आसपास के लोगों को ट्रेन करना जरूरी है। वो बताएंगे, वो उससे हेल्प कर सकते हैं, उससे जाके बात करें, समझे कि वो डिप्रेस क्यों है। और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ही एक तरीका होता है। प्रॉब्लम की जड़ तक जाइए और उससे सॉल्व करिए। क्योंकि आप कितनी भी पॉजिटिव कैसे सोचोगे जब अंदर तक नेगेटिव है बंदा, और वो क्यों नेगेटिव है उसको सॉल्व करिए पहले। तो सॉल्व करते ही आपकी प्रॉब्लम वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रॉब्लम को समझिए और आसपास के लोगों को समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन के लोगों को कैसे हैंडल करना है। हाँ, और ये डिप्रेशन आई थिंक इतनी बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से कई लोगों ने सुसाइड कर ली। इवन सेलिब्रिटीज भी इसके शिकार हो चुके हैं और वो सीधा सुसाइड अटैम्प्ट पे आ जाते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसका वो है जो उसके आसपास के लोग कर सकते हैं, दैट इज पैम्परिंग, है ना, कि आप उसको समझ के, उसको एक बच्चे की तरह उसको समझ के उसको अच्छे से सॉल्व करें। एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल। और एक चीज मैं बता रही हूँ, सुसाइड क्यों करता है इंसान? जब उसे लगता है कि मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है। तो हमारा जो, अगर शास्त्र उठा के देखें या पुराने बुजुर्ग देखें, अब देखिए उन्होंने एक सोशल सेटअप बनाया कि 40 के बाद आप भजन पूजन ये मार्ग पे जाइए, थोड़ा सा दान पुण्य कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। क्यों बोला? क्योंकि जब हम दान करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो हमें एक एहसास होता है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। जब हम किसी के काम आ रहे हैं या हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ये फीलिंग कभी नहीं आएगी, जीने की इच्छा होती है। हाँ, कम से कम ये लगेगा कि हमें जरूरत है, मेरी जरूरत कुछ लोगों को है, तो वो इंसान कभी सुसाइड नहीं करेगा। एक जीने की कला हो गई, आप दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए, एक बहुत बड़ी जीने की कला हो गई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी सारी चीजें हमने आपसे सीखी हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो फीमेल्स हैं स्पेशली, आपकी नजर में क्या है, फीमेल्स ज्यादा कोऑपरेटिव होती हैं या मेल्स ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं? या कुछ फीमेल्स को मैं देखती हूँ वो आपस में एक दूसरे की तारीफ भी नहीं कर पाती हैं। तो क्या रीजन है इसका और क्या करना चाहिए आज के टाइम को लेकर? बहुत नेचुरल चीज है, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। औरत से प्रॉब्लम, आदमियों को आदमियों से भी होती है प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनको आती है ये कि नहीं करने का एक्सप्रेस, और औरतों को नहीं आता है ये। बाकी प्रॉब्लम होना ठीक है, होती है, लेकिन प्रॉब्लम को इस हद तक मत ले जाइए कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए या उसकी इमेज खराब करें, बस उस तक मत पहुंचे। प्रॉब्लम है तो ठीक है, दैट्स ओके। कई लोगों के दिमाग में ये मिथ्या है कि जैसे आप सक्सेस बन चुकी हैं, आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी हुई नहीं है, तो क्या आपने हमेशा सक्सेस ही देखी है या आपने भी फेलियर का मजा चखा है? नहीं, मैं सक्सेसफुल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं अपनी लाइफ में। बहुत सारे फेलियर्स, एब्सोल्युटली, मतलब लिटरली बहुत सारे। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और हम नौकरियां ढूंढ रहे थे, करीब 50 इंटरव्यूज फेल किए मैंने, मैं फेल हो गई थी 50 इंटरव्यूज में। उसके बाद मुझे नौकरी मिली है, उसके बाद मैंने अपना परफॉर्म किया है। तो ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज बहुत आसानी से मिली है। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तब भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों से मिलते थे, करीब 150 लोगों से मिलते थे, उसमें 2 का रिस्पॉन्स आता था। तो फेलियर से आप सीखते हैं तभी आप जिंदगी बढ़ते हैं। तो सक्सेसफुल कोई नहीं होता है, और मेरे को नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई ब्लेस्ड है कि उसको सक्सेस मिली है, ऐसा कोई नहीं होता। आप फेलियर की सीढ़ियों से ही आप सक्सेसफुल पहुंचते हैं। नेवर गिव अप वाला हमेशा नेचर अपना के रखो कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, अंत तक गिव अप नहीं करना है, जहाँ तक मंजिल है वहां तक चलते बिल्कुल, या तो आप जीत की मंजिल खुद बनाओ या फिर आगे अपने आप दिख जाएगी। और
मेरे ख्याल से मुझे आपका एक लाइन याद है, क्योंकि मैं आपको पिछले 1.5 साल से इनके साथ में काम कर रही हूँ, दी के साथ में। आप विटामिन एम को लेकर बहुत अच्छा गाइड करती हैं, और जब फर्स्ट टाइम मैंने आपके मुंह से विटामिन एम वर्ड सुना तो एक बार मेरे दिमाग में आया कि ये क्या है। देन आपकी एक छोटी सी मोटिवेशनल लेक्चर में मैंने सुना था विटामिन एम क्या होता है। तो मैं चाहूंगी आज दुनिया भी इस विटामिन एम की फंडामेंटल कंसेप्ट और इसके फॉर्मूले को समझे। जो लोग कहते हैं ना पैसे से कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े झूठे वही हैं दुनिया के। विटामिन एम भी जरूरी है, क्योंकि हमारी हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो आज के टाइम पे पैसा चाहिए। तो विटामिन एम के लिए ही हम अपनी एजुकेशन भी लेते हैं, बड़े होते हैं और इतनी माथाफोड़ी कर रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो विटामिन एम के लिए ही कर रहे हैं। तो विटामिन एम बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में। हाँ, उस हद तक मत जाइए कि किसी को नुकसान हो या कुछ हो, लेकिन अपनी मेहनत से आप विटामिन एम ले रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। उससे अच्छा कुछ नहीं है, उससे अच्छा विटामिन नहीं है दुनिया का कोई। बहुत बढ़िया। आपकी फैमिली में आपके फादर इन लॉ हैं, आपकी आई थिंक 2 डॉटर्स हैं, राइट। वो अभी लॉकडाउन में किस तरह से आपने उनको कैसे, क्योंकि बच्चों की स्कूल्स ऑफ हैं, तो आपने क्या एजुकेशन दी होगी बच्चों को, कैसे उनको आपने हैंडल किया? बिकॉज हमने देखा है लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे या तो बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, बहुत गुस्से वाले हो गए हैं, बहुत नेचर में बहुत चेंज आया है उनके। तो आपने कैसे हैंडल किया बच्चों को? मैं यहाँ से जाती हूँ या लॉकडाउन में हम थे तो हम खेलते थे उनके साथ, में ताश खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कुछ भी। और साथ में मैंने ऑनलाइन कुछ, जैसे आइल्स, मेरी बेटी सिर्फ 8th में है लेकिन मैंने उसको आइल्स की ट्रेनिंग करा दी है अभी। अच्छा। यस, कोई ना कोई एजुकेशन आप ले, जैसे जो भी उसको उसका पैशन है कि उसको फॉरेन में जाके पढ़ना है, तो उसके लिए तैयारी अभी शुरू, आपके पास टाइम है, आप करिए, उसकी तैयारी कीजिए। अब उसका पैशन अभी नया 2 दिन से शुरू है कि मुझे IAS बनना है, तो मैंने बोला करंट अफेयर्स और जीके की तैयारी शुरू कर। तो एटलीस्ट उसको डायरेक्शन देती हूँ मैं कि जो आपको बनना है अभी से शुरू करो। मीन्स आपने मुश्किल घड़ी में भी अवसर को ढूंढ लिया। हाँ। ये कला है, यही सीखनी है हम सबको कि एक मुश्किल घड़ी में से भी आप अवसर कैसे ढूंढ लें। लॉकडाउन के अंदर कई लोग पहले से ही हार मान के बैठ जाते हैं, हार से पहले ही हार मान लेते हैं कि अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा बिजनेस पूरा बंद हो गया है, और सारा का सारा ब्लेम सरकार के ऊपर हम लगा देते हैं। लेकिन आपकी जो मैंने लॉकडाउन में आपकी एक्टिविटीज देखी हैं, आपने बच्चों के साथ में बहुत सारी फन वीडियोस भी डाले हैं, जिससे मुझे साफ जाहिर हो रहा था कि आप बहुत एंजॉय कर रही हैं, लॉकडाउन को भी बहुत घर में रहकर एंजॉय कर रही हैं। एंड इसके साथ साथ में अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे दी है, ऑनलाइन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सोर्सेज भी आपने दे दिए हैं। लॉकडाउन के अंदर आपने अपने कंपनी को लेकर कैसे क्या किया? मतलब आपके शॉप आउटलेट्स तो सारे क्लोज थे, लेकिन एक ब्रांड का नाम, एनी टाइम ब्रांडिंग रही आपकी, नाम चलता रहे मार्केट में, उसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए? हम रेगुलर पिक्चर्स पोस्ट करते थे, भले ही लोगों के, हाँ, लोग बोलते थे कि अरे लॉकडाउन है, कहाँ खरीदे हमें जो डाल रहे हो आप। लेकिन मैंने कहा मैं हिम्मत नहीं आती हूँ। रेगुलर हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, पोस्टिंग की है। मैं खुद लाइव बहुत बार आती थी कि लोगों के दिमाग से, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है कई बार मार्केट्स में, स्पेशली आप लोगों के दिमाग से आप कहीं दिखते नहीं है ना, तो आपकी ब्रांड चली जाती है। तो आपको रेगुलर मार्केट में रहना पड़ता है। तो मैं काफी बार कुछ इश्यूज को लेके ही सही, लेकिन आती थी, लाइव आती थी, तो उससे ब्रांड की इमेज डाउन नहीं हुई। मतलब ब्रांड की इमेज लॉकडाउन में भी रही लोगों के दिमाग में। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, लोगों को याद रहा हमें कहाँ जाना है, तो वो मेमोरीज डिलीट नहीं होने दी मैंने। वही एक तरीका होता है बिजनेस में सर्वाइव करने का कि आप मेमोरी डिलीट मत होने दीजिए लोगों के दिमाग से। आपको मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे हंसते हुए देखा है, हमेशा आपका हंसता हुआ चेहरा हमने सामने देखा है, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे भी मैंने आपको रोते हुए भी देखा है। कई लोगों को ये लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कोई आंसू नहीं होते हैं, कोई दुख नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपको दूसरों के लिए रोते हुए देखा है। वो मैं आज सामने लाना चाहती हूँ कि जिस तरह से लॉकडाउन के अंदर आपने लोगों की मदद की है, और लोगों की कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो रही है, कुछ आपके बिजनेस पार्टनर्स, कुछ आपके फैमिली मेंबर्स, उसकी वजह से जो आप टूटी हैं और उसकी वजह से आप बच्चों की तरह रोई है, वो मैंने देखा है। मैं आपसे मिल नहीं पाई, लेकिन मैंने आपसे फोन पे बात की है, मैंने सुना है। आप उससे कैसे बाहर आए? क्योंकि इस स्टेज में जब मैंने सुना था कि बहुत रो रही है, उस वक्त ऐसा लगा कि अब मैं इनको कैसे बाहर लेकर आऊं, लेकिन आप खुद ही सेल्फ उसको बाहर लेकर आई हैं। वो कैसे लेकर आए आप? बिकॉज लोग टूट गए हैं, लोग टूट गए हैं कि किसी की फैमिली में से कोई उनका बहुत क्लोज बंदा कोविड की वजह से आज
उनका साथ छोड़ के चला गया है और उनके सबके मन में अभी यही है कि अब हम जीना ही नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि आपके इस मोटिवेशनल थॉट से शायद उनको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जो फिर से उनको जीने की कला सिखा दे। एक्चुअली आप सही कह रही हैं कि उस टाइम मैं बहुत रोई क्योंकि मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड चली गई और उसको बचाने के लिए हमने बहुत कोशिश की थी। इनफैक्ट मैं खुद कोविड में थी, आप जानते हैं। मुझे खुद कोरोना वायरस अटैक कर गया था मेरे अंदर। तो वो वेंटिलेटर पे आ गई और मैं उसकी मदद कर रही थी कि कहीं से सिलेंडर अरेंज हो जाए। उस टाइम में दवाइयाँ भी नहीं मिली थी, सभी जानते हैं कि कंडीशन कैसे थी। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, शी कैन नॉट सर्वाइव, उस दिन मैं टूट गई अंदर से, क्योंकि मुझे लगा कि हम 8 दिन से इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और अब ये नहीं बच रही है उस दिन। लेकिन मैंने कहा ना, जो इमोशन है सब बाहर निकालना चाहिए। तो वो इमोशंस मैंने उस टाइम बाहर निकाले अपने, और इसीलिए शायद मैं बाहर आ पाई। अगर मैं वो दबा लेती तो शायद मैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ पाती। उस दिन मैं बहुत रोई, लेकिन जब वो एक्चुअली उसकी सेकेंड डे डेथ हुई तो मुझे रोना नहीं आया, क्योंकि मैं 1 दिन पहले रो चुकी थी उसके लिए काफी कुछ। फिर मैं उठ के खड़ी हुई कि भाई वो उसकी फैमिली क्या बात करनी है, आगे कैसे बढ़ना है। It was a sad moment actually. मीन्स वही है कि दुख जितना बांटोगे उतना कम होगा और सुख जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये चीज है। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है। आप भी कोरोना पेशेंट बने थे और कैसे आप कोरोना से कैसे आपने फाइट किया है, क्योंकि लोग डर गए, मतलब कोरोना हो गया मतलब वो इतना डर गए हैं। अब खुद की इम्यूनिटी पावर से ज्यादा वो खुद की मेंटल जो सोच है, खुद की जो पॉजिटिव सोच है, जो जीने की चाह है, वो उन्होंने खत्म कर दी है। तो उसको उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो देखो, पहली बात, आपको अगर कोरोना हो जाता है ना तो सबसे पहले आप कोरोना की न्यूज देखना बंद करो, क्योंकि और फेसबुक व्हाट्सएप सब बंद कर दिया था उस वक्त मैंने, क्योंकि पता है आपको फिर सिर्फ डेथ रेट्स दिखाते हैं, न्यूज चैनल वाले आपको और डराते हैं। मतलब आप 90% लोग कोरोना से यूं ही ठीक हो जाते हैं, ये रियल फिगर है। 10% से कम लोग ही जाते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और उनमें से डेथ होती है। लेकिन हम लोगों को इतना डरा दिया गया है कि हम लोग पैनिक में, आप देखिए जितने कोरोना से नहीं मरे उसके बाद हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, क्योंकि लोग पैनिक में आ रहे हैं। तो पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, अगर है तो है, रिसर्च करो कि किस तरह से लोग ठीक हो रहे हैं। अरे ठीक है, लेट्स ट्राई, बी पॉजिटिव। होते हैं, ठीक होते भी है ना। आप वो देखिए कि 90% लोग ठीक होते हैं, वो मत देखिए कि 10% लोग मर रहे हैं। तो हो गए, ठीक हो गए, और घर वालों का साथ रहा उस टाइम पे, और अच्छा खाया पिया और एंजॉय किया वो टाइम भी, क्योंकि कभी ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि घर में अकेले पड़े और आपके लिए कोई खाना ला रहा है, पूरे टाइम सेवा कर रहा है। तो आई वॉज एंजॉइंग माई कोविड वाला क्वारंटीन भी। बहुत बढ़िया। लास्ट फ्यू वर्ड्स टू से, कुछ आपको जीने की कला, जीना इसी का नाम है, में आप किस तरह से बोलना चाहेंगे कि इस तरह से आप अपनी जिंदगी को जिए, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? नेचुरल जिए, असली जिंदगी जिए, नकली जिंदगी नहीं जिए, क्योंकि जितना आप नकली जिएंगे, जितना आप शो ऑफ में जिएंगे, उतनी ही दुखी रहेंगे, उतनी डिप्रेशन में जाएंगे। आप जैसे हैं वैसे ही हैं, आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं। आपको किसी को कोई नकली चीज दिखानी नहीं है, आपको कोई भी ऐसा पार्ट नहीं दिखाना जो आपका है ही नहीं, और फिर आपको उसको जिंदगी भर प्रूव करने का टेंशन भी नहीं। तो आप अपनी जिंदगी जिए, वही करिए जो आपको अच्छा लगता है। कोई अच्छा नहीं लगता उससे दूरी बनाइए, कोई अच्छा लगता है उसके पास जाइए, लेकिन खुश रहिए। अल्टीमेटली कोरोना ने हमें यही सिखाया है कि जिंदगी वही है जो आप खुशी से जीते हैं, और आप पैसा ना कमाए, नहीं कमाते आप, लोग कमाते हैं। जितने लोग आपके साथ है ना, अल्टीमेटली वही है आपकी जिंदगी। तो लोगों को जोड़िए अपने साथ, खुश रहिए, लोगों को भी खुश रखिए, और बी नेचुरल। नकली जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए, आपका अनमोल समय हमने लिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपके वर्ड्स पूरी दुनिया में सबको बहुत यूजफुल रहेंगे। और एंड में मैं आपकी लाइन को यही समर्पित करना चाहूंगी कि हमने भी जिंदगी के कई रंग देखे हैं, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बारिशों के संग देखे हैं। ये उन दिनों की बात है जब हम अपनी मायूसी का गीत लोगों के सामने गाया करते थे। अब तो दूसरों की जिंदगी में भी हंसी का बीज बो देते हैं, और खुद को यदि रोना हो तो हंसते हंसते रो देते हैं। सो इसी तरीके से चलते रहिए, अपनी जिंदगी में खुशियां डालते रहिए, खुद से प्यार करिए। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तब तक आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम और अपने परिवार की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम आपसे फिर से मिलते रहेंगे नेक्स्ट शो में, नए सेलिब्रिटीज के साथ में, नई अनटोल्ड स्टोरीज के साथ में, जो आपको सिखाएगी जीने की कला। जीना इसी का नाम है। हंसते रहिए।
थैंक यू। नमस्ते राजस्थान, गीतांजलि सर।